नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो रोमांच, कूटनीति और सत्ता के संघर्ष से भरा हुआ है। सोचिए, एक दौर था जब यूरोपीय शक्तियों के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा कायम करने की ऐसी होड़ मची थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम उसी महादौड़ की तह तक जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि 15वीं सदी में जो महज मसालों की तलाश में शुरू हुई एक साधारण सी खोज थी, वो आखिर कैसे अगले 250 सालों तक चलने वाले एक बेहद क्रूर और खूनी टूर्नामेंट में तब्दील हो गई। सच कहूं तो ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाली एक बिसात थी। तो आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम इसे एक टूर्नामेंट की तरह देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली अग्रदूत, फिर डच और डेनिश शक्तियों की एंट्री, उसके बाद अंग्रेजों का जबरदस्त विस्तार, फिर फ्रांसीसियों का आना और अंत में कर्नाटक युद्धों का वो निर्णायक मुकाबला जिसने सब कुछ तय कर दिया। चलिए, बिना किसी देरी के इस अखाड़े में उतरने वाले सबसे पहले प्रतिस्पर्धियों से मिलते हैं। पुर्तगाली। इस महादौड़ की शुरुआती बंदूक चली साल 1498 में। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत के कालीकट पहुंचे और उन्होंने बिल्कुल समय बर्बाद नहीं किया। 1503 में कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री डाल दी। फिर 1505 में वाइसराय अल्मेडा आए अपनी मशहूर ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ। मतलब साफ था, समुद्र पर जिसका राज, व्यापार पर उसी का राज। और फिर 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक से सीधे गोवा ही छीन लिया। एकदम आक्रामक शुरुआत। अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है और उन्होंने ये साबित भी किया। वो सिर्फ भारत तक नहीं रुके, 1511 में मलक्का और 1515 तक हॉर्मुज पर भी कब्जा जमा लिया। फिर 1530 का वक्त आया जब नीनो द कुन्हा ने अपना पूरा हेडक्वार्टर कोचिन से उठाकर आधिकारिक रूप से गोवा में शिफ्ट कर दिया, जो सदियों तक उनका गढ़ बना रहा। अब यहाँ इतिहास का एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। पुर्तगाली भारत आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1961 में सबसे अंत में जाने वाले भी वही थे। अपने पीछे वे एक गहरी छाप छोड़ गए, चाहे वो तंबाकू की खेती हो या फिर भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। लेकिन पुर्तगालियों का ये एकाधिकार हमेशा तो रहने वाला नहीं था। मैदान में प्रतिस्पर्धियों की दूसरी लहर आ चुकी थी, डच और डेनिश। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और आते ही उन्होंने तहलका मचा दिया। 1605 में मसूलीपट्टनम में शुरुआत की और उसके बाद तो जैसे पूरे उपमहाद्वीप पर छा गए। पीपली चिंसूरा से लेकर आगरा, पटना और सूरत से लेकर अहमदाबाद तक उन्होंने व्यापारिक कोठियों का एक विशाल जाल सा बिछा दिया। उनका विस्तार वाकई कमाल का था। डचों की आर्थिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्होंने पुलिकट में खुद के सोने के सिक्के ढलवाए, जिन्हें पैगोडा कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ 1616 में मैदान में उतरी डेनिश कंपनी का दायरा काफी छोटा रहा। वो बस सेरामपुर और ट्रैंकोबार के अपने केंद्रों तक ही सिमटे रहे। लेकिन भाई, हर टूर्नामेंट में एक एलिमिनेशन राउंड तो होता ही है और यहाँ भी वही हुआ। डचों की विशाल शक्ति को 1759 में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। और डेनिश, उन्होंने तो बिना लड़े ही 1845 में अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और चुपचाप रेस से बाहर हो गए। और अब इस पूरी महादौड़ के सबसे खतरनाक रणनीतिक और अंततः हावी होने वाले खिलाड़ी की एंट्री होती है अंग्रेज। इस शानदार एंट्री की नींव पड़ी 31 दिसंबर 1600 को, जब महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार का चार्टर थमा दिया। इसके बाद 1608 में कैप्टन हॉकिंस अपने मशहूर जहाज हेक्टर पर सवार होकर सीधे सूरत पहुंचे। उनका इकलौता मकसद था मुगल सम्राट जहांगीर से किसी भी तरह व्यापार की अनुमति हासिल करना। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात अंग्रेजों की कूटनीति है। वे रुके नहीं। 1611 में मसूलीपट्टनम, 1613 में जहांगीर से सूरत का फरमान लिया। असली मास्टर स्ट्रोक 1615 में लगा, जब सर थॉमस रो ने लगभग पूरे साम्राज्य में व्यापार के अधिकार झटक लिए। और 1632 का सुनहरा फरमान तो गजब ही था। गोलकुंडा के सुल्तान को सिर्फ 500 पगोड़ा सालाना देकर पूरा व्यापारिक एकाधिकार। क्या सौदा था ये! अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, सिर्फ 10 पाउंड। हैरानी की बात है ना।
1661 में जब पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजकुमार से की तो पूरा बम्बई शहर ही दहेज में दे डाला, और 1668 में ब्रिटिश राजा ने वही बम्बई शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड के सालाना किराए पर थमा दिया। सोचिए, एक पूरा शहर सिर्फ 10 पाउंड में। और सौदों की बात करें तो 1717 में हुआ फर्रुखसियर का फरमान किसी जैकपॉट से कम नहीं था। मुगल सम्राट ने केवल 3000 रुपये सालाना के बदले बंगाल में कंपनी का व्यापार पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया। और तो और, कंपनी के ढले सिक्कों को पूरे साम्राज्य में चलाने की छूट दे दी गई। इसने मानो उन्हें रातों रात बेहिसाब ताकत दे दी। धीरे धीरे ये सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, ये जमींदार और शासक बनने लगे थे। 1633 में ओडिशा, 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज खड़ा कर दिया, 1651 तक बंगाल पहुंच गए, और फिर 1698 में जॉब चार्नॉक ने 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता बसाया और वहां अपना विशाल फोर्ट विलियम खड़ा कर दिया। अब वो पूरी तरह से भारत की जमीन में अपनी जड़ें जमा चुके थे। लेकिन रुकिए, अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। जब अंग्रेज अपना सिक्का जमा रहे थे, तब इस मैदान में एक आखिरी और भारी भरकम खिलाड़ी उतरा, फ्रांसीसी। इन दोनों महाशक्तियों के बीच का मूल अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ अंग्रेज थे, जिनकी कंपनी पूरी तरह निजी, फुर्तीली और स्वतंत्र थी। वे अपने फैसले खुद लेते थे। दूसरी तरफ 1664 में बनी फ्रांसीसी कंपनी थी, जो राजा लुई चौदहवें के सख्त सरकारी नियंत्रण में जकड़ी हुई थी। ये लचीलेपन और कठोरता के बीच की एक बहुत बड़ी जंग थी। भले ही फ्रांसीसी इस रेस में लेट आए, लेकिन आते ही उन्होंने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। 1668 में सूरत में फैक्ट्री लगाई और 1674 में तो फ्रांसिस मार्टिन ने पूरी पौंडीचेरी ही बसा डाली। उन्होंने उसे सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र नहीं रखा, बल्कि भारी किलेबंदी करके उसे फोर्ट लुई का नाम दिया। वे अंग्रेजों से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, अंतिम और निर्णायक मुकाबला, जिसे हम कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। अब उपमहाद्वीप दोनों के लिए बहुत छोटा पड़ने लगा था। दक्षिण भारत में अपनी व्यापारिक और राजनीतिक सत्ता साबित करने के लिए इन 2 महाशक्तियों के बीच 3 बेहद विनाशकारी और खूनी युद्ध लड़े गए। ये अस्तित्व की लड़ाई थी। अगर हम इन युद्धों पर नजर डालें तो पैटर्न बड़ा साफ दिखता है। पहला युद्ध असल में यूरोप की आपसी रंजिश का नतीजा था, लेकिन दूसरा युद्ध पूरी तरह से भारत की स्थानीय राजनीति में दखल देने का परिणाम था, जहां फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने एक बड़ा दांव खेला था। हालांकि बाद में उन्हें वापस बुला लिया गया। और तीसरा युद्ध, उसने तो हमेशा के लिए दोनों के बीच के इस शक्ति संतुलन का फैसला ही कर दिया। इस पूरी महादौड़ का नॉकआउट पंच पड़ा जनवरी 1760 में वॉन्डीवॉश के मैदान में। अंग्रेज कमांडर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से धो डाला। 1763 के पेरिस समझौते ने फ्रांसीसियों के पर कतर दिए। फैक्ट्रियां तो वापस मिली, लेकिन किलेबंदी और सेना रखने का हक हमेशा के लिए छिन गया। रेस खत्म हो चुकी थी और अंग्रेज इस उपमहाद्वीप के निर्विवाद विजेता बन चुके थे। तो इतिहास के इस लंबे सफर के बाद एक सवाल जो दिमाग में गूंजता रहता है वो ये है कि मसालों के चंद मुनाफों के लिए शुरू हुई एक साधारण सी कॉरपोरेट रेस ने आखिर कैसे अगले 200 सालों तक चलने वाले एक विशाल साम्राज्य की नींव इतनी सटीकता से रख दी। कैसे कुछ कंपनियों की आपसी होड़ ने पूरे के पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। ये इतिहास की वो पहेली है जो हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।